नमस्कार। सभी छात्रों का भौतिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 11 विज्ञान वर्ग का बहुत अच्छा टॉपिक हम आपके बीच लेके आए हैं। प्रत्यास्थता चैप्टर हमारा चल रहा था, आज उसका दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो हम आपके पास लेके आए हैं। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। क्या बहुत अच्छा है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉडुलस कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आता है। प्रत्यास्थता, कल हमने इससे पहले प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, विरूपक बल किसे कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है, प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, ये सारे टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज उससे आगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपके बीच पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा है, एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ, बहुत सिंपल परिभाषा लिखूंगा, कभी नहीं भूलोगे। क्या सिंपल परिभाषा है? प्रत्यास्थता की सीमा में, पहले लिख दूं फिर आपको समझा दूंगा। प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। देखो, यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस कोफिशिएंट, यंग वाई, तो इसलिए इसको वाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यहां तक तो आपको हो गया। अच्छा, अब मैं इसका सूत्र लिख दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। वाई बराबर, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य, ये दा है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य विकृति। ये देखो क्या परिभाषा में मैंने लिखा है, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। न याद रहे तो सूत्र पे आप परिभाषा लिखाना कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, 22 से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख देना। अब वैसे तो इसमें कुछ है थोड़ी नहीं, प्रत्यास्थता की सीमा में देखो वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, 22 से प्रदर्शित करते हैं। याद हो गई परिभाषा। अच्छा, इसका अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो प्रतिबल का मात्रक आप लिख देंगे, विकृति का मात्रक तो होता ही नहीं है। अच्छा, अब देखो छोटा सा एक सूत्र भी आपको बता दूं मैं, एक सूत्र भी है, और इससे आगे कुछ सूत्र एक और आएगा। क्या आएगा? देखो, ये दृढ़ आधार है, दृढ़ आधार से ये कोई एक तार लटका हुआ है, और ये तार थोड़ा सा मोटा तार है ये, इसलिए हमने इसको डबल कर दिया। ये देखो, ये देखो, इसकी लंबाई है एल, कैपिटल एल, लंबाई एल है, और अगर हम इसके निचले सिरे पर कोई भार लटका दें ये, तो इसकी लंबाई ये बढ़ गई, ये भार लटका दिया, और भार क्या है? mg, और लंबाई बढ़ गई स्मॉल एल। ये देखो, इसका कुछ नाम दे दें पी, पी यानी दृढ़ आधार का नाम दे दिया पी। क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि माना
किसी तार को दृढ़ आधार P से लटकाया गया है जिसकी लंबाई L, त्रिज्या स्मॉल r है। पहले इतना लिख लो, पहले चित्र देख के ये लिखो। माना किसी तार को दृढ़ आधार, उसका नाम भी हमने दे दिया, दृढ़ आधार P से लटकाया गया है, P से लटकाया गया है, जिसकी लंबाई, देखो जिसकी लंबाई कितनी मानी है आपने, कैपिटल L, तथा त्रिज्या स्मॉल r है। लंबाई कैपिटल L, त्रिज्या स्मॉल r है। अब देखो, यदि तार के निचले सिरे से, लिखो नई लाइन से लिख दें, यहां से लिख दें, यदि तार के निचले सिरे से भार लिखो, भार क्या लटकाया गया है, mg, भार mg लटकाया जाता है, तो तार की लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है, देखो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l हो जाती है। यहां तक देखो क्लियर हो गया। तब यहां से लिख लो, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल F अपॉन A। अच्छा, F ये विरूपक बल यानी भार कितना है, mg। अच्छा, A तार की त्रिज्या r है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अच्छा, तथा अनुदैर्ध्य विकृति, प्रतिबल लिख दिया, विकृति लिख दो, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L, विकृति आ गई। अब ये दोनों मान यहां लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। अब देखो, y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल के स्थान पर क्या लिखें, F अपॉन A, और विकृति के स्थान पर क्या लिखें, स्मॉल l अपॉन L। देखो, कभी कभी जो न्यूमेरिकल होता है वहाँ क्षेत्रफल दिया होता है, तब तो हम सूत्र क्षेत्रफल ही रखेंगे, पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। बल F दे रखा है तो फिर F ही रखेंगे। कहीं ये दे रखा है mg यानी त्रिज्या दे रखी है, तब फिर सूत्र ये लगाएंगे। न्यूमेरिकल देख लेंगे कि वहाँ क्या दिया है, उसके अनुसार फार्मूला लगाते हैं। अब देखो, F अपॉन ए, इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन ए तो ऐसा ही, ये नीचे वाला क्या है, L अपॉन L, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर F के स्थान पर क्या है, देखो mg L और पाई आर स्क्वायर L। ये देखो, ये हो गया, ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। यहाँ ऐसे कर देते हैं, ये L है, देखो mg L अपॉन पाई आर स्क्वायर L। अब मात्रक भी लिख दूं मैं इसका, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, प्रतिबल हो, दाब हो, इन सब के मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बताएं, एक मात्रक और भी होता है, या पास्कल, इसका मात्रक पास्कल भी होता है। और बता दें, और लिख लो, और फिर CGS में बताएंगे। CGS में देखो, CGS में जो बल है, बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। CGS पद्धति में, यहाँ पूरा लिख लो, CGS पद्धति में, जिससे आपको याद रहे तो क्या लिखेंगे, डाइन प्रति। देखो, ये जो मीटर है, मीटर के स्थान पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर।
डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये इसके मात्रक होते हैं। अच्छा एक बार फिर समझ लो, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। 22 से फिर से करते हैं। माना किसी तार को दृढ़ आधार P से लटकाया गया जिसकी लंबाई कितनी है, कैपिटल एल, त्रिज्या स्मॉल आर। यह तार के निचले सिरे से भार mg लटकाया जाता है तो तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल हो जाती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल ये आ गया, अनुदैर्ध्य विकृति जिस सूत्र आप जानते हो, सब पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखो ये इसमें लगा दिए, इसमें सूत्र लगा दिए, देखो वैल्यू लगा दिया गया। कितना आसान है, ये हमें फार्मूला पहले से आते हैं क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखो इस सूत्र के आधार पर परिभाषा है, बहुत आसानी है प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये तो कंप्लीट हो गया। देखो इसमें कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन है कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ क्यों, ये क्वेश्चन पूछते हैं। यानी इसका मतलब ये प्रत्यास्थ तो दोनों है, रबड़ भी और स्टील भी है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ कौन है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ स्टील है, ये इसमें लिखा है। अब हमें ये बताना है कि क्यों अधिक प्रत्यास्थ है। देखो प्रत्यास्थ हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, प्रत्यास्थ क्या होता है। यानी प्रत्यास्थ वो वस्तुएं होती हैं जिन पर यदि हम विरूपक बल लगाएं तो वो अपने रूप या आकार में हुए परिवर्तन का विरोध करती हैं, और जैसे ही विरूपक बल हटा लें वस्तु अपनी पूर्वावस्था में वापस लौट आती है, नहीं तो कहते हैं प्रत्यास्थ। ये हमने आपने पढ़ा था। अच्छा इन दोनों में रबड़ और स्टील के रूप या आकार में परिवर्तन करें तो सबसे ज्यादा बल किस पे लगाना पड़ेगा, स्टील पर। तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ये स्टील अधिक प्रत्यास्थ है ऐसे समझ लो जैसे दो तार हैं, एक स्टील का है और एक रबर का है। ये दो तार हैं, ये तो ले लिया रबर या रबड़ ऐसे कह दो रबर, और ये है स्टील, ये स्टील है। दोनों में अगर हम समान वृद्धि करना चाहें तो किस पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, स्टील पर। स्टील पर अधिक भार लटकाना पड़ेगा, स्टील अधिक प्रत्यास्थ। ये आप लैंग्वेज लिख देंगे। देखो ये तो रहा थ्योरेटिकल, अब इसका मैथमेटिकल कैसे होगा, समझ पाए क्या बताया। हमने कहा प्रत्यास्थ वो वस्तु होती हैं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनके रूप या आकार में हुए परिवर्तन का वस्तु विरोध करती है, और जैसे ही विरूपक बल हटा लेते हैं वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूछ ये रहे हैं कि स्टील रबर में कौन अधिक प्रत्यास्थ है। अब हम इनमें अगर रूप या आकार में परिवर्तन करें तो स्टील पर हमें अधिक भार लटकाना पड़ रहा है, तो स्टील अधिक प्रत्यास्थ हो गई। यानी स्टील व रबड़ की दो डोरियां लें, हमें समान लंबाई समान वृद्धि करने के लिए स्टील के तार पर अधिक भार लटकाना होगा, इसलिए स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। ये लैंग्वेज लिख देंगे। अब देखो गणितीय रूप इसका क्या होता है, मैथमेटिकल में एक छोटा सा डेरिवेशन से आपको बताऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर लिख देते हैं गणितीय रूप में। गणितीय रूप क्या होता है इसका, देखो ये दो तार हैं, दोनों की लंबाई समान है, लिख देते हैं माना समान व्यास व समान लंबाई के दो तारों पर समान भार लटकाया जाता है, समान भार लटकाया जाता है, लटकाया जाता है। तो लंबाई, अच्छा एक और कह सकते हो, समान व्यास व समान लंबाई के दो तारों पर समान व्यास समान लंबाई, यहां लिख सकते हो लंबाई क्या है एल, ये, और समान भार को भी कह सकते हो लटकाया जाता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें एम जी, समान भार एम जी लटकाया जाता है। ये हो गया लटकाया जाता है। तो तारों की लंबाई लिख दें, तो तारों की लंबाइयों
में वृद्धि LS व LR हो जाती है, होती है, लिख दो, या हो जाती है की बात है, होती है तब, होती है तब, होती है तथा, और लिख दो, तथा इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक बायस व बायार, बायार हैं तब, यानी इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक बायस व बायार हैं तब। अब देखो समार भार लटकाया गया तो इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली हमने ऐसे ही बता दिया आपको। तब स्टील के लिए, स्टील के लिए बायस बराबर mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर LS आ जाएगा। अच्छा, रबड़ के लिए, रबड़ के लिए वाई आर इज इक्वल टू mgl पाई आर स्क्वायर LR। अब भाग दे दो, अगर भाग दे दें, भाग देने पर बायस अपॉन बाई आर तो आएगा LR अपॉन LS, LR अपॉन LS। अब देखो यहां पर जब समान भार लटकाया गया था तो LR ग्रेटर देन LS, यानी LR जो रबर की डोरी थी उसकी लंबाई ज्यादा बड़ी थी और इसकी कम बड़ी थी। अच्छा, इसके आधार पर यहां क्या लिख सकते हैं, अतः, अतः देखो LR अगर ज्यादा है तो बायस भी ज्यादा होगा, अतः बायस ग्रेटर देन बायस बाई आर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील अधिक प्रत्यास्थ है रबड़ की अपेक्षा। अच्छा, यदि हम भिन्न भिन्न, और लिख लो, यदि हम भिन्न भिन्न पदार्थों जैसे हाथी दांत, हाथी दांत लोहे व गीली मिट्टी, व गीली मिट्टी, गीली मिट्टी ऐसे लिख दो, गीली मिट्टी की गोलियां, की गोलियां एक साथ, एक साथ फर्श पर गिराएं, फर्श पर गिराएं तो हाथी दांत की गोली अधिक उछलेगी या अधिक ऊंचाई तक जाएगी, ये लिख दो, अधिक ऊंचाई तक जाएगी या अधिक उछलेगी, एक ही बात है। उसके बाद लोहे की और गीली मिट्टी की तो उछलेगी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ज्यादा उछले वो ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। इनमें सबसे अधिक प्रत्यास्थ हाथी दांत की गोली है, उसके बाद लोहे की, और उसके बाद क्या है, गीली मिट्टी। गीली मिट्टी तो प्रत्यास्थ है ही नहीं, कि वो तो आप जैसे डाल दोगे अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं करेगी। तो गीली मिट्टी कहते हैं ना, जैसे प्रत्यास्थ कौन सी वस्तु होती है जिस पर बल लगाए अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर ले, गीली मिट्टी कहीं है, दबा दोगे तो वैसी तो बनी रहेगी। तो गीली मिट्टी प्रत्यास्थ नहीं है, इसमें यही प्रत्यास्थ है, हाथी दांत और लोहे। सबसे ज्यादा क्या है, हाथी दांत। कहेंगे अगर क्रम से कहीं लिखने को आ जाए तो लिखेंगे हाथी दांत की गोली सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होती है, क्योंकि ये फर्श पर सबसे अधिक उछलती है, इसलिए लिख देंगे। अच्छा, ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे इसका महत्व क्या है, कोई कहे क्यों सर ये पढ़ाया गया है, इसका क्या हमारे यहाँ लेना देना है। तो देखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप देखते हैं रेलवे लाइन या पुल बनाए जाते हैं, पुल देखते हो ना, पुलों के नीचे जो गार्डर लगाए जाते हैं बहुत लंबे लंबे, देखते होंगे, वो ऐसे लगाए जाते हैं जिनकी प्रत्यास्थता अधिक हो, क्योंकि उन पे कभी कभी बहुत अधिक भारी बोझ गुजरता है,
तो क्या होता है, जब बोझ गुजरता है तो थोड़ा सा वो दब जाते हैं और फिर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं, पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी प्रत्याशा सबसे अधिक होती है। तो आप लिखेंगे इसका महत्व यह है कि रेलवे लाइन, दूसरा पुलों के नीचे जो गार्डर लगाए जाते हैं, वो ऐसे पदार्थों के होते हैं जिनकी प्रत्याशा बहुत अधिक हो, जिससे कि उन पर कभी कभी अधिक भार भी गुजरे तो वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लें, और बहुत कम दबते हैं वो, बहुत कम, और अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेते हैं सबसे अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अब हम अगले वीडियो में उससे और अच्छे आगे वाले टॉपिक लेके आएंगे, इनको तैयार करेंगे। ओके।